बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, पाकिस्तान की तारीख का आज बहुत ही अहम दिन और एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है हुकूमत ने, खान साहब ने पूरी कौम को और ख़ास तौर पे अपोजिशन को। और उन्होंने आखिरी अल्फाज उनके ये थे कि घबराना नहीं है और हमें पता है कि हम आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। और आज वो लड़े भी और हमने जो नताइज हैं वो देख लिए। तहरीक एतमाद पर वोट ही नहीं हुआ, रूलिंग आई आर्टिकल 5 के ऊपर और फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने बाकायदा इस पूरे मामले को अपनी एक रूलिंग के ज़रिए जो है वो नल एंड वाइड करार दे दिया। और ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई राय साहब, आज पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं। इस मामले को लेकर अपोजिशन सिर्फ इंतज़ार करती रह गई कि बाकायदा तहरीक एतमाद पर वोटिंग होगी। लिस्टें जारी की गई, 177 नंबर, फिर 174 ये नंबर्स की जो लिस्ट थी जारी की जाती रही इजलास से पहले, और वो बंदे गिनने में लगे रहे। लेकिन हुकूमत आती है ऐवान के अंदर और फवाद चौधरी साहब बाकायदा एक कागज़ निकालते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर एक साजिश का पता चला और साजिश के हवाले से जो उन्होंने बातें कही और उसके बाद ये रूलिंग आ गई। राज साहब, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गया है और ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मामला, इसलिए अगर अदालतें इतवार को लगती हैं तो कोई मसला नहीं। अदालतें आज इतवार के रोज़ लगी। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एक नोट बनाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल को भेजा। इससे पहले चीफ जस्टिस के घर में उन्होंने अपने जितने भी साथी वकला जो जज साहिबान थे उनको बुलाया, मीटिंग हुई, मशावरत की गई और उसके बाद ये नोट आता है, अमला पहुंच जाता है और फिर बाकायदा हियरिंग हुई, शॉर्ट नोटिस आया और फिर उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म से मशरूत होगी आज की तमाम जो मामलात हमने अपने ऐवान के अंदर देखे। और इसके बाद फिर एक बाकायदा मुत्तहिदा अपोजिशन ने भी अपने बयान जारी किए। आइन के से गद्दारी की बात की जा रही है और वो ये कहते हैं कि ये गद्दारी है, संगीन गद्दारी है। अब बातें ये भी हो रही हैं राय साहब कि इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी इन्वॉल्व थे, डिप्टी स्पीकर भी इन्वॉल्व थे और फिर इम्पीचमेंट की बात भी कुछ लोग ये कर रहे हैं कि शायद सदर पाकिस्तान की इम्पीचमेंट का मामला भी जो है वो उठाया जाएगा आने वाले दिनों में। राय साहब, कानूनी पहलू इस पर भी हम बात करेंगे आज के अपने इस प्रोग्राम के अंदर कि माजी के अंदर क्या ऐसी नज़ीरें मौजूद हैं, नंबर 1, और फिर उसके बाद क्या रिलीफ मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपोजिशन को। और फिर जो सियासी पहलू इसके बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग हैं और इस पर एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन है मेरे पास। मैं चाहूँगा कि वन बाय वन मैं आपके सामने रखूँ क्योंकि इलेक्शन चाहते थे, इलेक्शन होने जा रहे हैं। 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की डेट भी दे दी गई। अभी अब से कुछ ही देर पहले ट्वीट भी किया गया फैसल जावेद की तरफ से, सेनेटर फैसल जावेद की तरफ से, और उन्होंने कहा कि एक बड़ी मीटिंग हुई है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की। अब तो खैर वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे, साबिक वज़ीर-ए-आज़म हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की सरबराही के अंदर। और फिर क्या हुआ, कहा गया कि आप अब इलेक्शन की तैयारी करें। राय साहब, कमिंग टू द सियासी, द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस द होल इशू जो आज कुछ हुआ, फैसला राय साहब ठीक था ये आपके ख्याल में? कैसा फैसला था? सही किया हुकूमत ने, गलत किया? और मुझे आप भी बताएं, चूँकि हम पिछले 8-9 माह से यहाँ पर बहुत सारी जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं पाकिस्तान की हुकूमत के और अपोजिशन को बाकायदा डिस्कस करते रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा पहले तो आप मुझे बताएं कि आपके क्या तासुरात हैं इस फैसले को लेकर, बीइंग अ जर्नलिस्ट? देखें, केस तो बड़ा मजबूत है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो केस है वो कानूनी हवाले से भी बड़ा मजबूत है, आइनी हवालों से भी बड़ा मजबूत है और कॉमन सेंस के मुताबिक भी बड़ा मजबूत है। उसकी वजह क्या है? क्या ये ख़त धमकी आमेज़ था या नहीं था? क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत को हटाने की कोशिश की गई या नहीं की गई? और क्या पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत हुई या नहीं हुई? इसका फ़ैसला कौन कर सकता था? यानी पाकिस्तान के अंदर वो कौन से इदारे हैं और कौन सी शख्सियात हैं जिनके पास इस किस्म की कैपेबिलिटीज़ हैं जो ये फ़ैसला कर सकते हैं कि वाकई ही
ये जो ख़त था ये पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हटाने के लिए था और पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज के लिए था। इस हवाले से सबसे बेहतर फ़ैसला पाकिस्तान के अस्करी इदारे कर सकते हैं। उसमें फिर पाकिस्तान की जो ISI है वो ये फ़ैसला कर सकती है कि इस ख़त के मंदरजात किस नौयत के हैं और किस नौयत की साजिश की गई। अब आप ज़रा ये देख लें कि पाकिस्तान के अस्करी इदारों की जब हम बात कर रहे हैं तो फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, आपकी दीगर 2 अफवाज के सरबराहान, फिर आपकी तीनों अफवाज के जो एक सिंबॉलिक और सेरेमोनियल सरबराह होते हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, वो बैठते हैं। और फिर DGISI जनरल नदीम अंजुम, एक इजलास होता है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी मौजूद हैं। वहाँ पर यह ख़त रखा जाता है, इस ख़त के मंदरजात पढ़ के सबको सुनाए जाते हैं, ये ख़त सबको दिखाया जाता है। उसके बाद हमारी जो अफवाज के सरबराह हैं, जनरल बाजवा भी, दीगर 2 मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल नदीम अंजुम जो DGISI हैं, ये सब इस बात पर कायल होते हैं कि हाँ ये ख़त धमकी आमेज़ ख़त है, इस ख़त के ज़रिए पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की गई है और इसी ख़त में तहरीक अदम एतमाद का ज़िक्र भी है। अब इसका मतलब है कि मोर सख्त हो गई पाकिस्तान के अस्करी इदारों की, यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तो आप छोड़ दें, वफाकी काबीना के वज़रा जो इस इजलास में शरीक थे उनको भी छोड़ दें कि आप कहें कि वो तो ख़ुद को बचाने के लिए ये कह रहे हैं कि ये धमकी आमेज़ ख़त था और हमारी कौमी सलामती के ऊपर एक वार किया गया था। लेकिन जनरल बाजवा का तो हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। DGISI का तो हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो अब DGISI ने, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने, इन सब ने इंडोर्स कर दिया कि ये ख़त धमकी आमेज़ ख़त था। इसका मतलब है कि ये तो तय हो गया कि तहरीक अदम एतमाद का भी जिक्र था इस ख़त में और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश की गई। तो जो आला तरीन फोरम हो सकता था, जहां ये इस्टेब्लिश हो सकता था, जो ये शवाहिद तलाश कर सकते थे, जो जांच सकते थे, परख सकते थे इस ख़त को, उस फोरम के ऊपर ये फ़ैसला हो गया कि ये एक ख़त पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ था। और उसका जो एलामिया आया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, उसमें ये कहा गया कि हम अंदरूनी मदाखलत किसी भी मुल्क की बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर अमरीकी नाज़मुल अमूर को तलब भी किया गया दफ्तर खारजा। अगर ये धमकी आमेज़ ख़त ना होता तो क्यों तलब किया जाता और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में ये क्यों कहा जाता कि हम इस्लामाबाद में भी और वाशिंगटन DC में भी एहतजाज करेंगे इस मरासले के ऊपर। तो एक तो ये मामला क्लियर हो गया। दूसरा, जो इन कैमरा इजलास बुलाया गया था पार्लिमानी कमेटी का और ये कहा गया था कि आ जाएं शहबाज शरीफ आप भी, आसिफ जरदारी आप भी आ जाएं और बाकी जो अपोजिशन है वो भी आ जाए और देख ले कि ये ख़त असली है या जाली। तो वहाँ से राय फरार किसने अख्तियार की? खुद अपोजिशन ने, क्योंकि उनको भी पता था कि ये ख़त असली है। फिर जो ख़त लिख रहे हैं डॉक्टर असद मजीद, जो कि अभी यूरोप गए हैं, पहले अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे। कुछ लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि उनको अभी फ़ौरन अमेरिका से निकाल के हुकूमत ने यूरोप भेज दिया। ये बात नहीं है, उनका टेन्योर जनवरी में पूरा हो गया था और आप ये कह लें कि 2 माह से उनकी यूरोप वाली असाइनमेंट ड्यू थी। लेकिन जो हमारे नए सफ़ीर हैं उनकी एक्सेप्टेंस जो है वो वाशिंगटन DC से अभी नहीं आ रही थी। इस वजह से ये 2-3 महीने के लिए इनका टेन्योर जो है वो एक्सटेंड हो गया था। तो अब इस पूरी सिचुएशन में डॉक्टर असद मजीद भी मौजूद हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये तयन करना है कि क्या वाकई ही आर्टिकल 5 के तहत ये तहरीक अदम एतमाद बाहर से आई, इसको अमरीकी हुकाम स्पॉन्सर कर रहे थे, इसकी बैकिंग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, तो फिर तो डॉक्टर असद मजीद का मौक़िफ़ भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये मरासला भेजा अमरीकी हुकाम के साथ मुलाकात के बाद। जो नोट्स लिए गए, दोनों तरफ जो हैं वो मावरीन बैठे हुए थे नोट्स लेने के लिए। तो इसका मतलब तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का केस मजबूत है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से इसके ऊपर स्टैंप लग गई
और जो आपका दफ्तर खारजा है उसने भी स्टैंप लगा ली अमरीकी सफारतकार को बुलाकर। तो इस पूरी सिचुएशन में अब ये जो आर्टिकल 5, ज़ाहिर आर्टिकल 5 को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो नहीं बनाया, ये कोई आज ही तो आपके डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने आज ही तो नहीं बनाया। और वैसे भी हाशमी साहब, ये तो सबको पता है, कुछ लोग ज़ेरे लब बात कर रहे हैं, कुछ लोग इशारों में बात कर रहे हैं, कुछ हम जैसे हैं जो थोड़ा खुल के बात कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही आप ये कह लें कि उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। उनमें कुछ इदारे भी हैं, कुछ शख्सियात भी हैं, कुछ आम लोग भी हैं, कुछ सियासतदान भी हैं, कुछ अहम इदारों की शख्सियात भी हैं। ये तो ओपन सीक्रेट है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को उस वक्त ऑफेंड किया जब उन्होंने पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखते हुए इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के मुतालबात को मानने से इनकार कर दिया। ये तो सबको पता है, और सबको ये भी पता है कि अमरीकी सदर जब से आए, हमें पता है कि यूएस एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है उसने किस किस्म की ट्वीट की थी ट्रंप के जाने के बाद, एहसन इकबाल की ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कि पाकिस्तान के अंदर भी एक ट्रंप रुखसत होने को है। आपको याद होगा एहसन इकबाल ने यह ट्वीट किया। चलें, एहसन इकबाल तो अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ट्रंप कह रहे थे तो उनके सियासी मुखालिफ हैं, लेकिन यूएस एम्बेसी ने इसको इस्लामाबाद में जो है अपने ट्विटर अकाउंट से इसको रीट्वीट कर दिया था। और फिर वफाकी वज़रा ने जब एहतजाज किया था तो यूएस एम्बेसी ने यह कहा था कि यह गलती से रीट्वीट हो गया होगा किसी हमारे स्टाफ से। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो ओवरऑल केस है, अगर इसके कानूनी पहलू देखे जाएं, आइनी पहलू देखे जाएं, उस हवाले से तो बड़ा ये केस मजबूत है। लेकिन ऑपोजिशन जो है वो इस वक्त, और सुप्रीम कोर्ट, बार और जो दीगर वकला तंजीमें हैं, उनको साथ मिलाकर सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है। अगरचे उन्होंने एक स्टे मांगा था सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो रूलिंग है डिप्टी स्पीकर की, इस रूलिंग को आप हुक्म इम्तना इसके ऊपर दे दें, यानी असेंबली जो डिज़ोल्व किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, आप ये रूलिंग दे दें कि असेंबली डिज़ोल्व नहीं हुई। लेकिन अभी तक तो जो पहली हियरिंग हुई बहुत मुख्तसर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग नहीं दी कि नहीं, हम हुक्म इम्तना दे रहे हैं डिप्टी स्पीकर ने। अपील मुस्तरद कर दी है उन्होंने। राय साहब, मेरा सवाल ये है कि जिसके ऊपर बात भी हो रही है कि एक चीज़ टेबल हो गई, उसके बाद अब आर्टिकल 5 का इतलाक नहीं होता, ये बहस की जा रही है। और इस वक्त हमें जो आइनी माहिरीन हैं वो भी बटे हुए नज़र आ रहे हैं। वही जो हुकूमत की तरफ है वो कहते हैं बिल्कुल हो सकता है, जिसके तनाजुर में ये सब कुछ हुआ। और फिर अपोजिशन के जितने भी ब्रेन्स हैं, इसमें कामरान मुर्तज़ा हो, आज़म नज़ीर तारड़ हो, फ़ारूक एचनाइक हो, या इसके अलावा जितने भी लोग हैं, फ़ारूक एचनाइक, सब ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये गैर आइनी और गैर कानूनी था। आपको क्या लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इस फैसले को रिवर्स कर सकती है? और फिर अब तो नोटिफिकेशन भी खान साहब का जो है वो हो गया कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे, इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है, तो ये कैसे मुमकिन होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि तमाम लोग जाएं, हॉल उसी तरह सजाया जाए, ऐवान में तमाम लोग जाएं, इसको पास किया जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद से ही सब कुछ कर सकती है? क्योंकि अगर आपने किसी भी वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक-ए-एतमाद की मोशन लानी है तो अदालत उसको जब तक उसके ऊपर अमल ना हो खुद से उसको कलअदम करार नहीं दे सकती, क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं था। हाँ, ये कह सकती है कि उसी सिचुएशन में आप वापस जाएं, और जो कुछ इमरान खान साहब ने किया बतौर वज़ीर-ए-आज़म वो गलत था। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? क्या प्रेडिक्शन आपको, वाइब्स क्या आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की? देखें, सदारती रेफरेंस की जब समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, यानी वो सदारती रेफरेंस जिसमें हुकूमत ने आर्टिकल 63A की तशरीह मांगी थी, तो उसी रेफरेंस की समाअत के दौरान जो जज साहिबान थे उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि हम पार्लियामेंट के जो अख्तियारात हैं और जो स्पीकर के अख्तियारात हैं उनके अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे, और जो पार्लियामेंट के अंदर कार्रवाई होती है, स्पीकर की जो रूलिंग होती है, इसको एक आइनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होता है। तो इस वजह से बहुत से कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर स्पीकर के अख्तियारात में मुदाखलत करेगी तो फिर इसमें एक नई नज़ीर भी सेट हो जाएगी। बहुत से आर्टिकल्स के हवाले दिए जा रहे हैं, बहुत से सुप्रीम कोर्ट के पिछले जो फैसले हैं उनके हवाले दिए जा रहे हैं कि पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है
उसको एक आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, ख़ास तौर पर स्पीकर ऑफिस की जो रूलिंग होती है उसको। दूसरी जानिब जो हमने बात की कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये भी कहे कि अच्छा ये धमकी आमेज़ ख़त का जो मामला था इसमें अस्करी इदारों का इनपुट भी आ गया, तो जब तक इसकी तहकीकात नहीं होती, जब तक ये साबित नहीं होता कि क्या ये वाकई ही हुकूमत गिराने के लिए एक बैरूनी साजिश हुई या बैरूनी साजिश नहीं हुई, तो उस वक्त तक ये तहरीक अदम एतमाद जो है टेबल नहीं हो सकती या ये इसके ऊपर काउंटिंग नहीं हो सकती। अब कानूनी माहिरीन बता सकते हैं कि क्या ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि नहीं, जब तक ये साबित नहीं होता, यानी जब तक इसकी तहकीकात हो के साबित नहीं होता, उस वक्त तक तो ये टेबल हो सकती है। लेकिन अगर बाद में साबित हो गया तो क्या वो वक्त वापस आएगा? यानी बाद में ये साबित हो गया कि ये ख़त ठीक था, जेन्युइन था, धमकी आमेज़ ख़त था और तहरीक अदम एतमाद जो है ये एक बैरूनी साजिश है, तो उस वक्त तक तो इस तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान घर जा चुके होंगे। फिर उसकी तहकीकात का फ़ायदा क्या होगा? फिर तो उसकी तहकीकात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए तहकीकात पहले होनी चाहिए। जब तहकीकात मुकम्मल हो जाएं, एक टाइम फ्रेम दे दिया जाए, उसके TORs बन जाएं और टाइम फ्रेम हो जाए 1 महीने का, 2 महीने का, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते। हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनके कुछ नुमाइंदे उसके अंदर शामिल कर दिए जाएँ, जो हमारे फॉरेन ऑफिस के कुछ नुमाइंदे हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो शामिल हो जाएं, कुछ फॉरेन सेक्रेटरीज शामिल कर लिए जाएं जो आपके एक्स फॉरेन सेक्रेटरीज थे। आप राय साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप उस खत की तहकीक के तरफ मैं चले इसी गए। वजह से यहाँ पे कह रहा मामला हूं ये है कि रूलिंग क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फैसला करना है ना कि आर्टिकल 5 के तहत ये रूलिंग दी जा सकती थी कि नहीं दी जा सकती थी। आर्टिकल 5 को इन्वोक किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था। तो हुकूमत ने तो ये प्ली ली कि ये खत ठीक है, अस्करी इदारे इसको कह चुके हैं कि ये खत ठीक है। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर ये खत ठीक है, हुकूमत का मौक़िफ़ मान ले, तो फिर तो आर्टिकल 5 जो है वो इन्वोक हो सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इसकी तहकीकात की ज़रूरत है, तो तब भी लॉजिकली होना ये चाहिए कि जब तक ये तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, उस वक्त तक ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसके ऊपर वोटिंग ना हो। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देती है कि जब तहकीकात होंगी तो उस वक्त देखा जाएगा, मुकम्मल होंगी, लेकिन फिलहाल वोटिंग होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि बाद में तहकीकात में अदरवाइज साबित हो जाए और ये साबित हो जाए कि ये तो वाकई धमकी आमेज़ खत था, तो फिर क्या इस पूरे प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकेगा? फिर तो नहीं किया जा सकेगा। तो लॉजिक क्या कहती है कि पहले तहकीकात हो। रॉय साहब जी, राय साहब, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त मुल्क का कोई वज़ीर आज़म नहीं है, और अगर ये केस 1 महीने से ज़्यादा चला तो फिर हम सबको मान लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी चाहती है कि अब इंतखाबात ही हो जाएं, और अगर फैसला फौरी आना हो और फौरी आ जाए तो फिर शायद मुश्किल हो सकता है। लेकिन अभी जो वाइब्स आ रही हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके मुताबिक कल जब इसकी हियरिंग 1 बजे होगी, यानी आज जब इसकी हियरिंग दोबारा शुरू होती है, तो फिर क्या होगा? ओपोजिशन मुत्तहिदा ने ये कह दिया कि हमारे जो 197-98 जितने भी उनके लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट खुद हाजिर होंगे, नंबर 1। नंबर 2, राय साहब, इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये सोच रखा है कि अगर ऐसी कोई चीज़ हुई तो हमने अब ऐवान में नहीं जाना, और सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी फैसला करे, हम अपने इस्तीफ़े जो हैं वो दे चुके हैं, दे देंगे, इस सूरत के अंदर भी फिर भी ऐवान में नहीं जाएंगे। फिर क्या सूरत हाल पैदा होगी? क्या, क्योंकि मैं बतौर पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म और हम हमारे सारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि उस सूरत में क्या होगा। क्या दोबारा ऐवान लगेगा, नहीं लगेगा? स्पीकर, चूंकि आपने आज देखा हो तो उन्होंने तो अयाज सादिक साहब को कुर्सी पे भी बिठाया, और बिठाने के बाद बाकायदा वहाँ पर अपोजिशन के वो जो शहबाज शरीफ साहब थे उन्होंने तकरीरें भी की और बाकायदा बहुत सारी प्रोसीडिंग करने की कोशिश की है वहाँ पर, और इसका जिक्र भी हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। आज़म नज़ीर तारड़ ने किया है कि हम इजलास करके आए और अयाज सादिक की स्पीकरशिप के अंदर ये हुआ है। देखिए, एक तो ऑपोजिशन के लिए बुरी खबर यह है कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट 2 दिन के लिए बंद हो गया, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है, और सैटरडे संडे को इस मरतबा कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट तहरीक अदम एतमाद की वजह से खुला रहा, तो मंडे ट्यूसडे तो ये बंद है।
इसका मतलब है कि इन 2 दिनों में तो अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमत के खिलाफ भी आ जाता है तो तब भी 2 दिनों में तो ये काउंटिंग नहीं होगी और 2 दिन के अंदर हुकूमत को मज़ीद अपने आइनी ऑप्शंस जो हैं वो एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाएगा। दूसरा, हुकूमत के पास ये ऑप्शन बिल्कुल मौजूद है कि इस्तीफ़े आ जाएं। अगर इस्तीफ़े आ जाएं तो इसका मतलब ये होगा कि 1 साल अगले इलेक्शन में रह गया है, तो उस 1 साल से पहले पहले इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और एक आइनी बहरान तो फिर पैदा होगा। यानी अपोजिशन की सीट्स जो थीं वो बहुत कम थीं तहरीक इंसाफ से, तो उस वक्त वो ये दावा कर रही थी कि अगर हम इस्तीफ़े दे देंगे तो फिर ज़िमनी इलेक्शन नहीं होगा, और एक ऐसे वक्त में दावा कर रही थी जब 2 साल रहते थे इलेक्शन में। तो वो कह रहे थे एक बहुत बड़ा आइनी बहरान पैदा हो जाएगा और प्राइम मिनिस्टर को घर जाना पड़ेगा। तो अब जो तहरीक इंसाफ सिर्फ 1 साल पहले आपके इलेक्शन के टेन्योर जो मुद्दत होती है किसी हुकूमत की वो पूरा होने से पहले अगर इस्तीफ़े दे दे तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा आइनी बहरान पैदा होगा। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कह रहे थे कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए आपने अपने नंबर पूरे कर लिए हैं, बैरूनी साजिश के ज़रिए पूरे भी कर लिए हैं, तो फिर आप नए इलेक्शन की जानिब जाएं। आप भी आएँ, हम भी आएँ। अगर मेरी हुकूमत गैर मकबूल थी, अगर मैंने आवाम के लिए काम नहीं किया, अगर आवाम मुझसे नाराज़ हैं तो फिर इलेक्शन में वो मुझे वोट नहीं देंगे। अगर आप आवाम के इतने महबूब हैं तो आपको वोट मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर बदनीयती ये है ऑपोजिशन की कि वो भी कोई ये नहीं कि पूरा साल पूरा करना चाहती है कि हम 1 साल पूरा करें। वो चाहती है कि उसको 2-3 महीने कम से कम हुकूमत में मिल जाएं किसी भी तरीके से, और 2-3 महीने में वो मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दे तहरीक इंसाफ को, सारी कानून साजी रिवर्स कर दे इंतखाबी इस्लाहत के हवाले से, और सारे इदारों को अपने काबू में कर ले, और एक आप कह लें मुकम्मल तौर पर मफलूज करके तहरीक इंसाफ को अगले इलेक्शन में उसका मुकाबला किया जाए। तो ये है पूरा खेल। वरना जनरल बाजवा एक फार्मूला लेकर गए तो थे अपोजिशन के पास अर्ली इलेक्शन के लिए, लेकिन उस वक्त आसिफ अली जरदारी ने सींग फंसा लिए, और इस वजह से फंसा लिए कि उनको पता था कि हमें सपोर्ट कहाँ से मिल रही है। उनको पता था कि हमें एक ऐसी कुव्वत से सपोर्ट मिल रही है जिसके सामने पाकिस्तान के अंदर कोई भी नहीं बोलेगा। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, हम अर्ली इलेक्शन के ऊपर रजामंद नहीं हैं और तहरीक अदम एतमाद वापस नहीं लेंगे। तो इस वजह से अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी जो अर्ली इलेक्शन के लिए उन्होंने ये एक एक्सट्रीम स्टेप लिया है कि असेंबली डिसॉल्व कर दी आर्टिकल 5 को इन्वोक करके, तो इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी मालूम है कि अपोजिशन के इरादे क्या हैं, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये भी पता है कि इस वक्त आवाम की जो हमदर्दी की लहर है उनके साथ है, और अपोजिशन इस वजह से भी खौफ का शिकार है कि इस वक्त अगर इलेक्शन हो गया तो ये अपोजिशन खसो खाशाक की तरह बह जाएगी। आवाम में बड़ा गुस्सा है, आवाम में बड़ा गम है कि किस तरीके से एक बैरूनी साजिश के ज़रिए एक पाकिस्तानी हुक्मरान को हटाया जा रहा है। यानी ये सिर्फ इमरान खान साहब का मामला नहीं है, ये मामला है पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का, कि उन्होंने किसी को भी मुंतखब करके भेजा हो, लेकिन अगर अमेरिका हो, यूरोप हो, कोई भी गैर मुल्की कुव्वत हो, अगर वो उसको हटाए तो ये तो मामला फिर बहुत ही संगीन है। इसका मतलब तो ये है कि ना आपके अवाम आज़ाद हैं, और ये जो हम आज़ादी के खोखले नारे लगाते हैं कोई हमारी, फिर इसका मतलब है कि आज़ादी नहीं है। राज साहब, काकड़ फार्मूला था एक, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ उस वक्त के 1993 और फिर गुलाम इसाक खान आपस में फेल आउट, फिर काकड़ फार्मूला आ गया। क्या आपको लगता है कि आर्मी भी कोई फार्मूला ऐसा दे देगी कि जैसा सुप्रीम, या ये किरदार सुप्रीम कोर्ट ने अदा करना है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझाना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर वजन काफ़ी है। 2 जजेस जो मेरी इतलात थी उन्होंने बाकायदा माजरत कर ली इस केस को सुनने के हवाले से। वजन काफ़ी है इस केस का, क्योंकि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम भी तो देख रही है। आज सिर्फ और सिर्फ राय साहब अदालत खुली इतवार के रोज़, लोगों ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात की कि शायद ये अदालतें गरीब के लिए भी खुलें, और जब इंसाफ की बात आती है तो सिर्फ हुक्मरानों को इक़्तिदार के लिए इतवार के रोज़ पे आप खोल लेते हैं। तो एक ये भी सिनेरियो है। तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट वो किरदार अदा करेगी या फिर आर्मी दोबारा कोई फार्मूला लेकर आएगी? देखें, सुप्रीम कोर्ट तो इस किस्म का कोई किरदार अदा नहीं करेगी,
और ना ही सुप्रीम कोर्ट को किसी सालिस का किरदार अदा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है कि वो सालिस बने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम ये होता है कि वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले सुनाए। सुप्रीम कोर्ट जब सालिस का किरदार अदा करे तो इसका मतलब है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ा रही है, वो किसी दबाव में है। आइन और कानून के तहत और कॉमन सेंस जो प्रिवेल करनी चाहिए वो ये है कि इस खत की तहकीकात हों, और इस खत की तहकीकात तक ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसके ऊपर वोटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे पहले ये वोटिंग हुई और ये फैसला किया गया कि बाद में तहकीकात होती रहेंगी तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो सारा प्रोसेस फिर रिवर्स नहीं हो सकेगा। तो इसलिए सालसी वाली जो बात है ये सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कर सकती, लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत पर असर रसूख रहा है तो इस्टेब्लिशमेंट ये कर सकती है, अगर करना चाहे, कि जाके अपोजिशन को एक सख्त पैगाम दिया जा सकता है। और ज़ाहिर है ऑब्वियसली अगर हुकूमत ना मान रही होती तो हुकूमत को भी एक पैगाम दिया जा सकता था, लेकिन हुकूमत तो ऑलरेडी इलेक्शन पे मान रही है, हुकूमत तो इलेक्शन से फरार नहीं अख्तियार कर रही। आखिर इस मुल्क को आगे चलाना है, कोई फ्रेश मैंडेट आना चाहिए। अभी तो आप देखें कि 15 दिन के लिए तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास चलें एक विंडो है कि वो 15 दिन तक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकते हैं। लेकिन आप देखें ज़मीन के ऊपर इस वक्त कोई कैबिनेट नहीं है, कोई वज़ीर नहीं है, कोई आपका वज़ीर दाखिला नहीं है, वज़ीर दिफा नहीं है, वज़ीर ख़ारजा नहीं है। तो आप जी सिर्फ आपके पाकिस्तान की जी तो फिर ये किस तरीके से इतना बड़ा जो आईनी बहरान है, मुल्क किस तरीके से आगे बढ़ेगा और फिर आपकी मईशत को कितना नुकसान पहुंचेगा। तो इस पूरी सूरत हाल में जब ये पता भी हो कि ये एक बैरूनी साजिश है तो कम से कम फिर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई पैगाम तो जाना चाहिए। वो इस वजह से एक आइडियल सूरत हाल में तो इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से अलग ही रहना चाहिए, लेकिन चूंकि इनका असर रसूख रहा है और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो बैरूनी साजिश हुई है उस हवाले से इदारों को खामोश भी नहीं रहना चाहिए था, तो कम से कम ये अब उस खामोशी को किसी हद तक इस तरह से कंपनसेट कर नहीं, खामोश नहीं रहे राय साहब खामोश नहीं रहे। आपने शायद मुझे तो खैर कोई बरबनाई, हम सबको ये बात करनी चाहिए। अमेरिका के किरदार के हवाले से आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे कहा कि हम चाहते हैं कि उनके ताल्लुकात हमारे साथ सही रहें, और बाकायदा कॉपरेशन की बात भी की है। इस हवाले से क्यों कोई बयान नहीं आया, ये तो यकीनन इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी। और फिर ये भी याद रखना होगा राय साहब हम सबको कि जब इस ख़त की बात आएगी तो इस ख़त को बाकायदा अदालत के अंदर पेश किया जाएगा, उस कॉरेस्पॉन्डेंस को पेश किया जाएगा, और फिर वहाँ पर क्या ओपन अदालत में दिखाना है या नहीं दिखाना, और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए तहरीक अदम एतमाद के हवाले से और इमरान खान का नाम लेकर, फिर मेरा ख्याल है कि चीज़ें ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। अदालत ने यह भी सोचना है। देखें, एक कमीशन बनाया जा सकता है, एक कमीशन बना दें, उसके अंदर आप शामिल कर लें ISI के नुमाइंदे, MI के नुमाइंदे, आपके दफ्तर ख़ारजा के नुमाइंदे, कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट शामिल कर लें। हुकूमत का कोई बंदा शामिल ना करें, एक आधा कोई अगर आप जज शामिल करना चाहते हैं, साबिक जज, तो उसको शामिल कर लें। एक जुडिशल कमीशन बना लें, उसकी तहकीकात कर लें। इस वक्त तहकीकात से कौन भाग रहा है? हुकूमत तो कह रही है कि आप तहकीकात करें। हुकूमत ने तो सबसे पहले कहा कि हम चीफ जस्टिस को ये ख़त दिखाने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ को DGISI को दिखा दिया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो पहले देख लिया था, चीफ जस्टिस को दिखाने के लिए तैयार हैं, ऑपोजिशन को दिखाने के लिए तैयार थे, ऑपोजिशन लीडर को दिखाने के लिए तैयार थे, लेकिन भाग कौन रहा है? यानी अगर ये खत असली ना होता तो हुकूमत तो एक दफ़ा कह के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लहराया था और जेब में डाला था, तो वो तो कहते कि बस ठीक है, अब हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और हम नहीं दिखाएंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो जो सहाफ़ी हैं उनके साथ भी मंदरजात शेयर कर दिए, कौम से खिताब में शेयर कर दिए, चैलेंज कर रहे हैं कि जो आके इसको गलत साबित कर सकता है गलत साबित कर दे। तो इसका मतलब है कि अब तो जिम्मेदारी दूसरे फरीक पे आ गई ना, अब तो फिर ऑपोजिशन पे बिल्कुल उन पे जिम्मेदारी आ गई। मैं चाहूंगा क्विकली इस पे भी आप बात कर लें और अपना कमेंट दे दें। फजल रहमान साहब, राय साहब कह रहे हैं कि हम चाहते थे इस हुकूमत को हटाना, वो घर चली गई, यही हम चाहते थे। पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि हम यही चाहते थे, सब यही कह रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा हामी थे नून लीग वाले, शहबाज शरीफ साहब, उनको खैर वो आज तो MNA भी नहीं रहे, प्राइम मिनिस्टर तो खैर दूर की बात ही, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, ये हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। लेकिन
मसला ये है कि वो भी इलेक्शन चाहते हैं जल्दी हो जाए, तो सब इलेक्शन चाहते हैं, तो फिर अब लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इस बात की है कि पहले तो ये सब एग्रीड थे। मियां नवाज शरीफ भी चाहते थे कि फौरी इलेक्शन हो। परवेज इलाही के साथ उनकी डील इसलिए नहीं बन रही थी कि परवेज इलाही कहते थे कि फौरी इलेक्शन ना हो, मैं साल सवा साल वज़ीर आला पंजाब रहूं। आसिफ अली जरदारी के साथ भी यही लड़ाई थी कि फौरी इलेक्शन ना हो। आसिफ अली जरदारी कहते थे कि सिंध में हमारी हुकूमत चलती रहे। लेकिन अब जो नई सूरत हाल पैदा हुई है, इनको पता लगा है कि हमारी हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से और हमने ये जो बैरूनी साजिश की बैरून मुल्क अनासिर के साथ मिलकर, उसकी वजह से पूरा जो मुल्क है वहाँ पर एक ऐसा सेंटिमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हो गया है। खुद जो नून लीग है वो भी ये तस्लीम कर रही है, जो अपोजिशन है वो भी ये तस्लीम कर रही है। तो इस वजह से ये खौफजदा हैं कि अवाम का जो गम व गुस्सा है वो चैनलाइज हो जाएगा इनके खिलाफ वोट की सूरत में, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बड़ी तादाद में वोट मिल जाएगा, वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ वापस आ जाएंगे। इस वजह से ये चाहते हैं कि हम हुकूमत में आएँ और तहरीक इंसाफ को मफलूज करें और अगले इलेक्शन में उसको इस तरीके से इलेक्शन में फेंकें कि तहरीक इंसाफ के पर जो है मुकम्मल तौर पर कटे हुए हों और वो हमारा मुकाबला ना कर सके। बहुत शुक्रिया राय साहब। व्यूअर्स, ये आज का शो था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।